जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आज के इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए एसएसटी का जो पेपर होता है उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपका 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। तो हम 2018 के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने जो 20 क्वेश्चन होते हैं आपके फिर 50 तक, 31 से 50 तक, वो अपने पार्ट ए में करा चुके हैं हम, वहाँ से देख सकते हैं। अब बाकी के क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका 51। कक्षा में सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि भाई आप कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। बी, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। सी, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। या डी, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो देखिए, यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या भाई, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएंगे आप तो वो सहकारी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या है भाई, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए, आलोचनात्मक सोच। बी, जटिल सोच। सी, बुद्धिमान सोच। या डी, अमूर्त सोच। तो देखिए साथियों, उसको कहा जाता है आपका आलोचनात्मक सोच। क्या कहा जाता है दोस्तों, आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन नंबर ए हमारा यानी क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन क्या है भाई, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। ऑप्शन आपके ए, पशु अंगों के अवशेष। बी, ग्रेफाइट। सी, पौधों और खनिज। या डी, स्लैट। तो देखिए, वो प्राप्त किए गए हैं आपके पौधों और खनिज से। किससे भाई, पौधे और खनिज से प्राप्त किए गए हैं वो रंग, प्राकृतिक रंग है और एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या है भाई आपका, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश डैश पर लिखी गई थी। ऑप्शन ए, ताड़पत्रों। बी, पत्थरों। सी, कागज। या डी, लकड़ी। तो देखिए, सबसे पुरानी जो आपकी पांडुलिपियां थी वो लिखी गई थी आपकी ताड़पत्रों पर। किस पर दोस्तों, ताड़पत्र जो होते थे उन पर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इनको बोलते हैं पाम लीव्स इंग्लिश में। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं देख लेते हैं 55। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है। जो मानव इतिहास का सबसे लंबा काल या सबसे लंबी अवधि है वो कौन सी है। ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। बी, मध्यपाषाण काल। सी, नवपाषाण काल। या डी, महापाषाण काल। तो देखिए, वो है आपका मध्यपाषाण काल। कौन सा है भाई आपका, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, पुरापाषाण काल होगा। ठीक है, पुरापाषाण काल होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर 55 नंबर में, पुरापाषाण काल। चलिए आगे बढ़ेंगे 56। 56 क्या है भाई, देखिए, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए हैं, इनको आपको पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास स्थित एक उपजाऊ मैदान है। बी, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। अब देखिए, दो कथन है, आपको सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन है आपके ए सत्य है और बी असत्य है। बी, ए असत्य है और बी सत्य है। तीसरा ऑप्शन आपका ए और बी दोनों असत्य हैं। चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या भाई, कि ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं कि भाई जो आपका कथन ए और कथन बी है ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या है भाई आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। भाई जो हड़प्पा के नगर मिले थे खुदाई में हड़प्पा सभ्यता में, वो सबसे ज़्यादा संख्या में किस राज्य में मिले हैं। ऑप्शन ए, पंजाब। बी, हरियाणा। सी, गुजरात। या डी, जम्मू और कश्मीर। तो देखिए, वो मिले हैं आपके ऑप्शन नंबर सी आपका गुजरात राज्य में। कहाँ भाई मिले हैं, आपका गुजरात राज्य में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। 58 देखिए भाई, 58 क्या है आपका, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी। जो ऋग्वेद आपका वेद है ये किस मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था। ऑप्शन ए, ब्राह्मी। बी, पाली। सी, संस्कृत। या डी, प्राकृत।
तो देखिए उसकी मूल भाषा थी आपकी संस्कृत। क्या थी दोस्तों? संस्कृत थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या थी भाई? संस्कृत थी। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 59 क्या है भाई? देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। भाई जो मगध महाजनपद था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, वहाँ पर कौन शासक था? ऑप्शन ए महावीर, बी प्रसेनजीत, सी बिंबिसार या डी अजातशत्रु। तो वो था आपका बिंबिसार। क्या था भाई आपका? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न होते हैं उनमें से यहाँ पर कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए बुद्ध, बी धम्म, सी अहिंसा या डी संघ। तो देखिए वो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या भाई? अहिंसा। देखिए जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं वो होते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम, संगम और धम्म, है ना? बुद्ध, धम्म और संघ होते हैं, लेकिन अहिंसा जो होता है वो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? अब राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, सी लोकसभा सदस्य या डी विधानसभा के सदस्य, यानी जो आप विधायक बोल देते हैं जिनको, वो लोग। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या भाई? विधानसभा के सदस्य यानी जो विधायक होते हैं वो आपके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 क्या है भाई आपका? भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ऑप्शन ए संघीय और एकात्मक, बी राष्ट्रपति और संघीय, सी राष्ट्रपति और एकात्मक या डी संसदीय और संघीय। तो देखिए वो अपनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या भाई? संसदीय और संघीय प्रणाली। क्या संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली को अपनाया गया था भारत द्वारा? ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए कितने सदस्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? भाई जो अनुसूचित जातियां होती हैं आपकी, यानी एससी शेड्यूल कास्ट जो बोलते हैं, उनके लिए कितनी जो निर्वाचन क्षेत्र है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो आरक्षित किए गए हैं? ऑप्शन ए 48, बी 84, सी 47 या डी 74। तो देखिए वो किए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर कौन से भाई? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका? 84। ठीक है दोस्तों, 84 जो सीटें हैं वो आपकी एससी कैटेगरी के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और 48 जो सीटें हैं 48 आपकी एसटी के लिए हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर आपका एससी पूछा था आपका शेड्यूल कास्ट, तो वो आपका 84 होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 64। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता था? जो अस्पृश्यता प्रथा होती थी यानी छुआछूत वाली, वो उससे कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए उसका वो होता था आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका समानता का अधिकार। क्या भाई? किसका अधिकार उल्लंघन होता था? वो समानता का अधिकार का उल्लंघन होता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भाई भारत का संविधान है, उसके अनुसार यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन आपकी ए शिक्षा का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी धर्म की आज़ादी का अधिकार या डी संपत्ति का अधिकार। तो देखिए वो आपका मौलिक अधिकार नहीं होगा, आपका संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपका एक विधिक अधिकार है ना। विधिक अधिकार ये आर्टिकल 301 के अंतर्गत आता है आपका संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। अस्पृश्यता डैश डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, यानी अस्पृश्यता जो है वो किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? ऑप्शन ए शारीरिक विकलांगता, बी लिंग, सी जाति या डी वंश। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जाति। जो आपकी जातियाँ होती हैं ना, आपकी कास्ट होती हैं, वो आपका अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर 67। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भाई जो आपका स्टेट का मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल या डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए भाई, आपका मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो करता है आपके राज्यपाल महोदय। कौन करते हैं भाई? राज्यपाल महोदय जो होते हैं उस राज्य के, वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? अब भाई यहाँ पर अभी देखिए वहाँ मुख्यमंत्री का पूछा था, तो यहाँ राज्यपाल का पूछा है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है भाई। अब ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी राष्ट्रपति। तो देखिए भाई, राज्यपाल महोदय को करते हैं आपके राष्ट्रपति महोदय। जो राष्ट्रपति होते हैं भारत देश के, वो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद तुरंत ही कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनका चुनाव कौन करता है भाई? ऑप्शन ए मंत्रियों की परिषद, बी मुख्यमंत्री, सी सांसद या डी सांसद और विधायक। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सांसद। जो आपके सांसद महोदय होते हैं भाई, जो जीत करके चुन करके जाते हैं सांसद, वही अपनी पार्टी के एक मुखिया को चुनते हैं। वही जो पार्टी का मुखिया होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, राष्ट्र, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? अब भाई भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी गृह मंत्री, सी राष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। तो देखिए, जो भारत का पहला नागरिक कहा जाता है वो कहा जाता है आपका राष्ट्रपति महोदय को। किसको भाई? जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति होते हैं उनको कहा जाता है भारत का पहला नागरिक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? अब इसमें पूछा है, देखिए वहां पर अभी क्या पूछा था आपसे कि भाई जो देश का पहला नागरिक है ना, यहाँ पूछा आपसे राज्य का पहला नागरिक। तो वो कौन होता है भाई? ऑप्शन है आपकी ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी गृह मंत्री, सी राज्यपाल या डी मुख्यमंत्री। तो देखिए, भारत में जो राज्य होते हैं, राज्य का जो पहला नागरिक कहा जाता है वो कहा जाता है आपका, किसको कहा जाता है भाई? राज्यपाल महोदय को। किसको कहा जाता है? जो आपके राज्यपाल होते हैं जिस राज्य के, वो आपके राज्य के पहले नागरिक होते हैं, जबकि देश का पहला नागरिक आपका राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन 72। वर्तमान लोकसभा यानी 2014 के बाद है भाई, ये जो वर्तमान लोकसभा चल रही थी उस समय ये पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन। उस समय का क्वेश्चन है भाई ये कि ये कौन सी नंबर की लोकसभा थी? ऑप्शन ए 13वीं, बी 14वीं, सी 15वीं या डी 16वीं। तो वो थी आपकी भाई 16वें नंबर की। कौन सी भाई? 16वें नंबर की जो लोकसभा थी वो थी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही था उस समय। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए ये उस समय का क्वेश्चन है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है भाई आपका? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? भाई जो भारत का संविधान है उसमें इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, बी सरकार का ढांचा, सी राजनीतिक दलों के नाम या डी नागरिकों के अधिकार। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दलों के नाम। जो आपका हमारा भारतीय संविधान है उसमें राजनीतिक दलों के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? भाई जो हमारी राज्यसभा है होती है उसमें सदस्यों को कौन नामित करता है? ऑप्शन है आपके ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति महोदय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? भाई भारत की जो संविधान सभा थी उसका इनमें से अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी जवाहरलाल नेहरू।
तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी टी कृष्णा रामाचारी या डी सी राजगोपालाचारी। तो देखिए वो थे आपके एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? जो भारत का संविधान कब अपनाया था भाई? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1947, सी 26 नवंबर 1949 या डी 26 नवंबर 1950। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है भाई 26 नवंबर 1949 को। ठीक है भाई, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या डी सी राजगोपालाचारी। तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी जो रियासत थी उनको एकीकरण किया था उनका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? भाई जो समवर्ती सूची होती है उसमें कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, बी राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है, सी केंद्र शासित प्रदेश या डी स्थानीय निकाय। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जो आपकी समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए भाई मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खान, बी नादिर शाह, सी अलीवर्दी खान या डी बुरहान उल मुल्क। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा भाई? मुर्शीद कुली खान जो थे उनके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। जो आपका लॉर्ड कैनिंग था उसने ये निर्णय लिया था, इसने फैसला लिया था कि जो बहादुर शाह जफर है वो आपके अंतिम मुगल सम्राट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? ऑप्शन आपके ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था भाई? ये लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया था कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित सुनिश्चित शासन के लिए ब्रिटिश शासन की वहां पर आवश्यकता थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? ऑप्शन ए नाना साहेब, बी बाजीराव प्रथम, सी बाजीराव द्वितीय या डी बहादुर शाह जफर। तो देखिए वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए नाना साहब। जो इनका
पुराना बचपन का नाम धौंधूपंत था। तो नाना साहब जो थे उन्होंने कानपुर के ये शासक थे, खुद को पेशवा कहा था इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। भाई कारखाने के विषय में पढ़ाना है आपको, तो उसके लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? ऑप्शन ए एक कहानी सुनाना, बी किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, सी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, या डी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि भाई किसी कारखाने की, औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करें, तो उसके लिए सबसे उपयोगी विधि होगी वो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर 87 क्या है भाई? एडुसैट यानी EDUSAT से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, बी सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, सी एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, या डी एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो देखिए भाई जो एडुसैट है यह है आपका एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या है भाई? ये मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है भाई? पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? ऑप्शन ए मीराबाई, बी कबीर, सी गुरु नानक, या डी रविदास। तो वो है आपके संत कबीर। क्या है भाई? संत कबीर। ये कबीर, बीजक और पंचवाणी जो थे ये आपके संत कबीर के थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार काल की, बी राष्ट्रकूट काल, सी चालुक्य काल, या डी गुप्त काल। तो साथियों वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट काल की। कौन से काल की है भाई? वो आपकी राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है भाई ये SST का। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी रामकृष्ण मिशन, सी सत्यशोधक समाज, या डी सेवा समाज। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या भाई? ब्रह्म समाज। जो आपका ब्रह्म समाज था वो आपका क्या उपनिषदों में आस्था रखता था, और इसकी स्थापना किसने की थी भाई? राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। ठीक है दोस्तों, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा CTET का पेपर 2 SST का आपका 2018 का पेपर। जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके सामने थे, उसके उत्तर हमने आपको बता दिए। तो साथियों देखिए, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो आप एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाइएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।